टू थर्ड एंड वेरी वेरी इन दोनों क्वेश्चन से ही काफी सारा आंसर मिल गया। फिर भी माय थर्ड क्वेश्चन इज, मान लीजिए एक पैसेंजर है जो महाराष्ट्र से मुंबई से बेंगलोर जाना चाहता है, लेकिन मुंबई से बेंगलोर जो भी जाएगा उसको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ही पड़ेगा, ऐसा नियम है, नहीं तो वो फ्लाइट में ना चढ़ने देंगे ना उधर से उतरने के बाद उसको एयरपोर्ट के बाहर जाने देंगे। तो जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट का जो ट्रुथ है वो ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट कैन नॉट डिटेक्ट कि किसी के बॉडी में कोई भी वायरस है या नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट इज नॉट मेंट टू डिटेक्ट अ वायरस। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट मिलता है, जो रिपोर्ट मिलता है कोविड पॉजिटिव कोविड नेगेटिव, उसमें छोटे से शब्द में लिख ही देते हैं कि नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में वायरस नहीं है, या पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि वायरस है ही। तो मतलब किसी का मतलब कुछ भी नहीं है, उनको लिखना पड़ता है। वो सारी चीज पढ़ के भी जो लोग पढ़े लिखे हैं तब भी उस टेस्ट को लेके आप सहारा मानते हैं और आप अज्यूम करते हैं दैट यू आर कोविड फ्री और यू आर हैविंग कोविड बेस्ड ऑन व्हाट द रिपोर्ट सेज। एक्चुअली आरटीपीसीआर टेस्ट इज नॉट मेंट फॉर टेस्टिंग वेदर अ पर्टिकुलर वायरस इज देयर इन अ बॉडी और नॉट। तो अब कमिंग टू द क्वेश्चन कि एक टेस्ट जिसके बेसिस पे हम वायरस डिटेक्ट कर ही नहीं सकते या ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि इससे कोई बीमार पड़ सकता है, इस वायरस से बीमार पड़ा है कि नहीं, तो उस फेक टेस्ट को मैं कराना नहीं चाहता और उसको बेसिस नहीं मैं लेना चाहता है टू फ्लाई टू बैंगलोर फ्रॉम से मुंबई, जो कि अभी का कानून है कि वो टेस्ट कराएंगे तभी आप मुंबई से फ्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में मैंने टिकट बुक करा लिया और मेरा कल की फ्लाइट है, तो व्हाट आर माय राइट्स, कैन आई डू समथिंग, या इस बार तो मुझे फिर भी वो नकली टेस्ट करा के ही पैसा खर्च करके जाना है? हाँ, ये वाला विषय है ना, ये विषय है थोड़ा दिखने में सिंपल लेकिन बहुत गहन विषय है। तो इसका एक देखिए, एज ऑन टुडे जैसा अभी इंदौर का एयरपोर्ट है, वहां पर उन्होंने ये आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट सिम्टम्स टेम्परेचर चेक करो बस। yes. हाँ, और एम्स का भोपाल का भी आया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट इज वॉलंटरी नॉट कंपलसरी करके। एम्स भोपाल का एक आरटीआई में जवाब आया है, अवेकन इंडिया मूवमेंट के पास में है वो अवेलेबल। लेकिन देखिए, जब तक इन्होंने रूल तो बनाया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कि आप जब तक करोगे नहीं आपको तो एंट्री देंगे नहीं। तो वहां के जो सुरक्षा कर्मचारी वो तो बेचारे वो उनके सीनियर के रूल से बाइंड है। तो आपके लिए सॉल्यूशन है कि इसको भी आपको चैलेंज करना है हाईकोर्ट में। एक आप लोग चाहे तो इसको लोग वहां पर सिविल सूट डाल के डिक्लेरेशन भी मांग सकते हैं आपकी लोकल निचली अदालतों में। लेकिन देखिए, अभी सिर्फ आप अगर जस्ट ऐसे जाएंगे आरटीपीसीआर टेस्ट के ऐसे माध्यम से, तो थोड़ा कुछ कोर्ट्स के व्यूज कैसे आते, मतलब देखिए वो लीगल नहीं है वो व्यू, लेकिन फिर भी कुछ हम एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट ने डिसीजन लिया है, ऐसा ऐसा कुछ बोलते। तो उसके लिए ना प्रिपरेशन, मतलब जिस लेवल का आप जैसा स्टडी करते हैं ऐसा प्रिपरेशन करके जाना है, उसको लॉ में बैठा के जाना है। तो इसके लिए जैसा भी मैंने बताया कि सब लोग इस बात को अच्छे से ध्यान में रख ले और समझ ले, ये जितने रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, ये मैक्सिमम रूल, मैक्सिमम गाइडलाइंस इवन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉमन सेंस को मैच नहीं हो रहे हैं, जैसा आरटीपीसीआर टेस्ट का बोलो या और भी कोई बोलो, ये सब इस कारण से विशेष होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, क्योंकि जो गवर्नमेंट के टास्क फोर्स में जो कुछ तथाकथित सो कॉल्ड अधिकारी बैठे हुए लेकिन एक्चुअल में एजेंट है वैक्सीन कंपनीज के, दे आर स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड बाय द बिल मेलिंडा गेट्स एंड अदर वैक्सीन सिंडिकेट। तो ये ऐसे जो डिसीजन है, ये डिसीजन नल एंड वाइड है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका एक क्रक्स ऐसा है कि सुप्रीम, देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो है ही, उसको लॉ बना दिया है और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बार नहीं 1000 बार बोल दिया है, इंडिया के सारे हाई कोर्ट ने 1000 बार बोल दिया है। क्या कहा है? द पर्सन हैविंग एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस should not participate in that process. If he participate, then that judgment, that order, that direction is vitiated, null and void without jurisdiction. कॉमन मैन के लिए मैं फिर से एक बार हिंदी में बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
या किसी भी तरीके से इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका, एक उसको लगता है कि ये ऐसा आदेश होगा तो मेरा या मेरे किसी दोस्त का, मेरे पहचान वाले का, जिसका मेरा डायरेक्ट संबंध है या दूर का मेरा दोस्त है, पहचान वाला है, या जो कंपनी मुझे फाइनेंस करी, ऐसा कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी भी सरकारी डिसीजन मेकिंग ट्रिब्यूनल पे, टास्क फोर्स पे, कोई भी पोस्ट पे नहीं रह सकता, कोई डिसीजन प्रोसेस में भाग नहीं ले सकता, ही इज डिस्क्वालिफाइड। और ये लॉ नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफिसर है, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, जजेस, सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबको लागू है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर कह दिया। और कई बार आप देखते होंगे कि देखिए किसी कंपनी में शेयर है जज का, कंपनी का हियरिंग आता है, जज बोलता है नॉट बिफोर मी, आई एम रिक्यूजिंग फ्रॉम द केस, एक केस से मैं हट जाता हूं क्योंकि वो कंपनी के शेयर मेरी बीवी ने खरीदे हैं। आप अगर गौर करोगे तो अभी के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये इनके पास एक बार हियरिंग चल रहा था, जो ईडी के इंटरिम डायरेक्टर थे एम नागेश्वर राव, तो उन्होंने क्लियर बोला कि ये केस से मैं हट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये एक बार मेरी बेटी की शादी में आए थे एम नागेश्वर राव जी। हाँ, तो इतना मतलब बोले जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन बट इट हैज टू बी सीन दैट जस्टिस इज गोइंग टू बी डन। तो अभी उनका एकदम क्लियर लॉ है कि वो व्यक्ति ऐसा, मतलब जो पब्लिक ट्रस्ट वाले जो भी पोस्ट है उसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अभी हुआ क्या कि यहां तो ओपन दुकान चालू है एकदम सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अगेंस्ट में। क्या? जिन लोगों को बिल गेट का फंडिंग आ रहा है, जिन लोगों को वो वैक्सीन कंपनीज का फंडिंग आ रहा है, वो लोग डिसीजन ले रहे हैं कि जनता के हित में क्या है, उनका सो कॉल्ड हित उनका है। तो लग रहा है लोगों को कि ये जनता के हित का डिसीजन है, डिसीजन लिया जा रहा है कि वैक्सीन कंपनी का फायदा कैसा हो, बस जनता को साइड इफेक्ट हो जाए, जनता मर जाए, जनता का कुछ भी नुकसान, उनकी रोजी रोटी बंद हो, जरूरत नहीं है तब भी लॉकडाउन लगाना पड़े, चलेगा। वैक्सीन कंपनी का और इनडायरेक्टली हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ तथाकथित बॉट, जिसको बोलते हैं कि रिकैप्चर्ड टास्क फोर्स के सदस्य है, वो लोग ऐसे रिकमेंडेशन वही बना सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशन बनाने में मतलब उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है और देश के सभी हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। तो इसका अभी हम कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि जो भी कंसर्न अधिकारी है और ऐसे चोर टास्क फोर्स कंपनी के सदस्य को जिसने अपॉइंट किया वो भी अक्यूज्ड है कि उसमें वो फिर मिनिस्टर हो जो भी हो, इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी 2-4 दिन में फाइल होना शुरू हो जाएगा हमारा। आप सभी लोग भी फाइल कीजिए। तो उसको कॉपी पेस्ट ही करना है, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा चेंज करके सब लोग फाइल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को भी समझने दो कि लोगों में आक्रोश कितना है, लोगों को कितना इससे नुकसान हुआ है। तो ये एक ऑफेंस हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। और अगर सबको पता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इवन हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे काटजू, हाई कोर्ट के जज CS कर्नल, सभी को कोर्ट ने प्रोसिक्यूट किया है। और जस्टिस जो सिटिंग जज थे हाई कोर्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, CS कर्नल को 6 महीना जेल में भेजा था। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके तहत अभी इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट फाइल होंगे, सिविल कंटेम्प्ट। एक चीज। दूसरी चीज, वो कंटेम्प्ट के खुद ज्यूरिडिक्शन में या तो इंडिपेंडेंट रीट में, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 में भी उसका अधिकार है कि ये, और 142 में कि या इनजस्टिस जो हो रहा है ब्लैटेंट, उसको अंडू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगा। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसको एक अलग से अप्रूवल मिलेगा कि ऑल जजमेंट्स, ऑल डायरेक्शंस, ऑल डिसीजन टेकन बाय देम आर नल एंड वॉइड। और उसके बाद में इन ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है IPC 409 का। इन्होंने, देखिए ये जितने हैं, आप नीचे के चपरासी से लेके देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ले लीजिए, नीचे के मजिस्ट्रेट से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले लीजिए, हर पर्सन ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट, जनता का सेवक, जनता का नौकर, एकदम क्लियर है। क्यों? क्योंकि इनका सैलरी हमारे टैक्स में से जाता है। जो व्यक्ति डायरेक्ट टैक्स भरता है, कोई व्यक्ति इनडायरेक्ट भरता है। मैं पेट्रोल ले रहा हूं तो उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड है।
मैं पेन खरीद रहा हूँ उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड है। तो जब हमारे सैलरी, हमारे टैक्स पेयर के मनी से इनका सैलरी निकलता है, तो इनको बाइंड है कि ये जनता के हित में ऑनेस्टली फेयरली काम करें। अगर नहीं किया इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और किसी और को फायदा पहुंचाने का प्रयत्न किया, तो इन लोगों के लिए आईपीसी 409 में एक स्पेशल प्रोविजन है, उसमें इनको उम्र कैद की लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा का प्रावधान है। और दैट क्रिमिनल लॉ कैन बी सेट इन मोशन बाय एनी पर्सन। उसके लिए कोई किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। इस देश का कोई भी नागरिक किसी के भी खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ये तो जो सोहराबुद्दीन मर्डर केस था उसमें तो उसने लेटर भेजा तो सुप्रीम कोर्ट ने वो लेटर को रिट्रीट कर लिया। रिट्रीट करके तो 15-20 पुलिस ऑफिसर आईजी लेवल के सब जेल में चले गए, 10-12 साल तो जेल में रहे, जो भी रहा उनका। तो ये लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, सिर्फ लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी से एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें ज़्यादातर चीज़ें लिखी हों, जिसमें सिर्फ अपना लोकेशन लिख के और मिनिमम चेंजेस करके एक कॉमन सिटीजन उसको लेके आगे बढ़ सकता है और अपने राइट का, अपने पावर का राइट इस्तेमाल कर सकता है। सो अब